हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर पाचन की क्रिया विधि का दूसरा चरण पाचन कंप्लीट पढ़ लिया था। पाचन की क्रिया विधि के अंदर सबसे पहले हमने अंतर्ग्रहण पढ़ा और अंतर्ग्रहण के बाद में दूसरा चरण जो होता है वो पाचन होता है। उसके अंदर हमने मुख गुहिका का पाचन पढ़ा, उसके बाद में आमाशय का पाचन पढ़ा, उसके बाद में सोटी आंत के अंदर पाचन पढ़ा। यानी कि आहार नाल के अंदर पाचन की प्रक्रिया है वो हमने पूर्ण रूप से पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। आज का हमारा टॉपिक है पाचन की क्रिया विधि का तीसरा चरण अवशोषण। पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण। पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण जो होता है, यानी कि पाचन क्रिया के बाद में जो पचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो पचित भोज्य पदार्थ किस प्रकार से अवशोषित होते हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि पचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया था। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन से सरल पोषक तत्व होते हैं जो अवशोषण योग्य होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये जटिल रूप था, और जब ये कार्बोहाइड्रेट शुद्धांतर में पहुंचता है सब कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में बदल जाता है। मोनोसैकेराइड में बदल जाता है। कौन कौन से मोनोसैकेराइड मुख्य होते हैं? एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज और तीसरा होता है ग्लैक्टोज। ये जो होते हैं ये मोनोसैकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पचित भाग है। पचित पदार्थ जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप यानी कि अवशोषण योग्य जो रूप होता है ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज होता है। ये मोनोसैकेराइड्स है और इन पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। यानी कि ये पदार्थ जो होते हैं वो सोटी आंत से यानी कि शुद्धांत्र से रक्त के द्वारा या रक्त वाहिनियों में अवशोषित कर लिए जाते हैं। दूसरा था आपके प्रोटीन जटिल रूप था, और ये जब छोटी आंत में पहुंचता है तो इसका पाचन हो जाता है और प्रोटीन का सरल रूप जो होता है वो एमिनो अम्ल होता है। प्रोटीन का सरल रूप जो होता है वो एमिनो अम्ल होता है। और तीसरे नंबर था वसा जटिल रूप है, और जब ये वसा छोटी आंत तक पहुंचती है तो इसका सरल रूप यानी कि अवशोषण योग्य रूप हो जाता है। और अवशोषण योग्य रूप होता है इसका वसीय अम्ल, प्लस ग्लिसरॉल। और इसके बाद में और होते हैं विटामिन, और होते हैं खनिज लवण और जल। ये जो होते हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं ये सरल अवशोषण योग्य पोषक पदार्थ हैं और इनका अवशोषण होता है। इनका अवशोषण किस प्रकार से होता है आज का टॉपिक के अंदर हम इनके अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषक पदार्थों के सरल रूप का अवशोषण आहार नाल के अंदर कौन कौन से भागों के अंदर होता है और कौन से भाग के अंदर किस प्रकार का अवशोषण होता है, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले मुख गुहिका के अंदर किन पदार्थों का या किन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। मुख गुहिका में अवशोषण। मुख गुहिका में अवशोषण
मुख गुहिका के अंदर विशेष रूप से अवशोषण नहीं होता है, लेकिन कुछ पदार्थों का अवशोषण जो होता है वो मुख गुहिका के अंदर होता है। तो मुख गुहिका के अंदर किन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? कुछ एमिनो अम्ल का होता है, कुछ हार्मोन का होता है और कुछ औषधियां जो होती हैं उनका अवशोषण जो होता है वो मुख गुहिका के अंदर होता है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, मुख गुहिका में कुछ एमिनो अम्ल, हार्मोन्स और औषधियां, इनकी मात्रा है वो मुख गुहिका में अवशोषित होती है। इनकी बहुत ही कम मात्रा जो होती है वो मुख गुहिका में अवशोषित होती है। बाकी इनके मुख गुहिका के अंदर विशेष अवशोषण नहीं होता है। दूसरे नंबर पे आती है ग्रसनी। ग्रसनी में किसी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होता है। और तीसरे नंबर पे आती है ग्रसिका। तो ग्रसिका के अंदर भी किसी प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता है। 4 नंबर भाग जो आहार का आता है वो आता है आमाशय। और आमाशय के अंदर कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है, लेकिन विशेष अवशोषण यहाँ नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे पोषक तत्व जो होते हैं जिनका अवशोषण आमाशय के अंदर होता है। तो कौन से पोषक तत्वों का आमाशय के अंदर अवशोषण होता है? तो देखिए, नंबर 2, आमाशय के अंदर या आमाशय में अवशोषण। तो आमाशय के अंदर जल, ग्लूकोज और अल्कोहल का अवशोषण होता है। बहुत ही कम मात्रा होती है, लेकिन अल्कोहल का अवशोषण विशेष रूप से आमाशय के अंदर होता है। और ग्लूकोज का, अगर ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ इसका अवशोषण जो होता है वो आमाशय के अंदर हो जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट पचित अवस्था के अंदर है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज अवस्था के अंदर होता है, तो उनका अवशोषण आमाशय के अंदर हो जाता है। और अल्कोहल का अवशोषण जो होता है वो आमाशय के अंदर होता है। और कुछ मात्रा के अंदर जल का अवशोषण भी आमाशय के अंदर होता है। तो आमाशय के अंदर किसका होता है? कुछ मात्रा में जल, ग्लूकोज और अल्कोहल आदि का अवशोषण जो होता है वो आमाशय के अंदर होता है। अगली बात आती है आपके सोटी आंत के अंदर। सोटी आंत के अंदर किस प्रकार से अवशोषण होता है? तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे अधिक अवशोषण जो होता है वो इस छोटी आंत के अंदर ही होता है। अवशोषण का 90% भाग जो होता है वो अवशोषण इसी भाग के अंदर होता है। तो अपना अगला लिखते हैं, छोटी आंत में अवशोषण, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह अवशोषण सबसे अधिक होता है क्योंकि 90% अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। क्योंकि आपने छोटी आंत की औतिकी के अंदर पढ़ा था, छोटी आंत के अंदर वलन पाए जाते हैं। वलन पाए जाते हैं जो 8 mm व्यास के होते हैं, जो श्लेष्मिका और अधोश्लेष्मिका दोनों स्तरों के वलित हो जाने से बनते हैं, जिसे कैरक्रीन के वलन कहते हैं, जो औतिकी के अंदर आपने पढ़ लिया था। और यहाँ पर रसांकुर वलनों से रसांकुर बनते हैं। रसांकुर यहाँ पर पाए जाते हैं और रसांकुर के ऊपर सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं और जो एक ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करती है, जिसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं। ये आपने आंत की औतिकी के अंदर पढ़ा था। तो इस कारण वलन, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर के कारण यहाँ पर भोजन के अवशोषणकारी सतह जो होती है वो बढ़ जाती है और इनके बढ़ने के कारण इस भाग के अंदर सबसे अधिक अवशोषण होता है।
यानी कि छोटी आंत में विशेष रूप से जैजुनम और इलियम के अंदर सबसे अधिक मात्रा में अवशोषण होता है। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर वलन पाए जाते हैं, यहाँ पर रसांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर के ऊपर सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं, जो ब्रश बॉर्डर का निर्माण करती है। इस कारण यहाँ पर भोजन की अवशोषणकारी सतह है वो बढ़ जाती है और इस कारण इस भाग के अंदर सबसे अधिक अवशोषण होता है। यहाँ पर एक रसांकुर की संरचना बनाई हुई है जो आपने पहले औतिकी के अंदर पढ़ लिया था कि रसांकुर जो होता है उसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल होता है। रक्त केशिकाओं का जाल होता है यानी कि जो रक्त को लाती है वो रक्त धमनियां कहलाती है और रक्त को ले जाती है वो रक्त शिराएं कहलाती हैं और प्रत्येक रसांकुर के अंदर एक लसिका वाहिनी पाई जाती है। ये सारी संरचनाएं जो होती हैं आपने आंत की औतिकी के अंदर इसको पढ़ लिया था। अब यहाँ पर ये जो शिराएं होती हैं, प्रत्येक रसांकुर की जो शिराएं होती हैं, ये शिराएं मिलकर एक शिरा बनाती हैं जिसे यकृत निवाहिका शिरा कहते हैं और ये यकृत निवाहिका शिरा जो होती है वो यकृत में खुलती है। यानी कि यकृत के अंदर आपने पढ़ा था कि हिपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो आहार नाल से आने वाली शिराएं से बनती है और यहाँ पर अवशोषित भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो शिराओं के दौरान कहाँ जाते हैं? यकृत के अंदर जाते हैं और यकृत से पुनः हृदय के अंदर जाते हैं। यानी कि यह यकृत निवाहिका तंत्र जो होता है, यकृत निवाहिका शिरा जो होती है वो यहाँ बनती है, जो आपने यकृत की औतिकी के अंदर पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि इस रसांकुरों के दौरान किस प्रकार से अवशोषण होता है। तो यहाँ का अवशोषण है वो बहुत ही मुख्य होता है। छोटी आंत के अंदर सबसे अधिक अवशोषण होता है यानी कि कुल अवशोषण का 90% अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया विधि है जो दो प्रकार की विधियों से होती है। एक होती है सक्रिय अभिगमन के दौरान और दूसरी होती है विसरण के द्वारा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं 3 नंबर जो भाग था वो था आपके छोटी आंत में अवशोषण, छोटी आंत में अवशोषण। इसमें यहाँ पर 90% पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। दो नंबर, यहाँ अवशोषण की क्रिया दो विधियों से होती है। कौन सी? नंबर 1 सक्रिय अभिगमन, जिसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा है विसरण, जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन। इन दो विधियों से अवशोषण होता है। अब इन दो विधियों से किस प्रकार से अवशोषण होता है? तो सक्रिय अभिगमन के दौरान कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड जिसके अंदर क्या आता है?
ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आता है, और प्रोटीन यानी कि एमिनो अम्ल। इनका अवशोषण मोनोसैकेराइड्स और प्रोटीन के अंदर एमिनो अम्ल का, प्रोटीन का पचित अवयव एमिनो अम्ल, मोनोसैकेराइड्स और एमिनो अम्ल का अवशोषण सक्रिय अभिगमन के दौरान रक्त के अंदर होता है। सक्रिय अभिगमन के द्वारा रक्त के अंदर होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट होता यह है कि मोनोसैकेराइड और एमिनो अम्ल जो होते हैं, इनका अवशोषण जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट विधि द्वारा होता है, और किसमें होता है? रक्त केशिकाओं में होता है, सीधा रक्त के अंदर होता है। और दूसरा रहता है आपके वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण विसरण के द्वारा होता है, और किसमें होता है? लसिका वाहिनी के अंदर होता है, यानी कि लसिका में होता है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात होती है कि मोनोसैकेराइड्स और एमिनो अम्ल का अवशोषण जो होता है वो सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है और रक्त में होता है, जबकि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण है वो विसरण विधि द्वारा होता है और लसिका में होता है। यानी कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण सीधे रक्त में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रक्त केशिकाओं के बाहर पॉलीसैकेराइड का एक आवरण पाया जाता है, और ये पॉलीसैकेराइड के आवरण को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल भेद नहीं सकते। इस कारण इनका अवशोषण जो होता है वो रक्त के अंदर नहीं होता है। इनका अवशोषण जो होता है वो लसिका में होता है, और लसिका से रक्त में जाता है। लसिका से रक्त प्लाज्मा में होता है। इनका अवशोषण पहले लसिका में होता है, और लसिका से फिर रक्त प्लाज्मा में होता है, और रक्त प्लाज्मा से ये रक्त में जाते हैं और ये अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ इनके अवशोषण को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे कि मोनोसैकेराइड और एमिनो अम्ल का सक्रिय अभिगमन द्वारा अवशोषण किस प्रकार से होता है, और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का विसरण विधि द्वारा लसिका में अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो इनकी क्रिया विधि को अपन अभी समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड के अंदर आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। का सक्रिय अभिगमन द्वारा अवशोषण कैसे होता है ये अपन सबसे पहले देखेंगे। यानी कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं उनका सोटी आंत के अंदर सक्रिय अभिगमन द्वारा किस प्रकार से अवशोषण होता है। तो यहाँ इस डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इनका अवशोषण जो होता है वो सोडियम सह अभिगमन के द्वारा होता है। यानी कि सक्रिय अभिगमन के साथ में पहले सोडियम आयन जो होता है वो इनके साथ में युग्मित होता है, और फिर युग्मित अवस्था के अंदर यह सोडियम आयन युक्त मोनोसैकेराइड जो होती है वो ये सूक्ष्मांकुर होते हैं, और ये सूक्ष्मांकुर है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज है दोनों। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का अवशोषण जो होता है वो होता है सोडियम सह
सक्रिय अभिगमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके द्वारा होता है। यानी कि इस ग्लूकोज या ग्लैक्टोज के साथ में सोडियम आयन जुड़ते हैं, फिर ये सूक्ष्माणुओं के जो संपर्क में आते हैं तो उपकला कोशिकाओं के दौरान ये यहां से उपकला कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी कि यह आ गया आपके ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये उपकला कोशिकाओं के अंदर आ गया। यानी कि इसे बोलते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, दोनों में से कोई भी हो सकता है। किसमें आ गया? उपकला कोशिका में आ गया। ये उपकला कोशिका है, उपकला कोशिका, उपकला कोशिका में आ जाता है। और उपकला कोशिका से रक्त कोशिका, यहां पर क्या है? रक्त वाहिनियां है। उपकला कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं में यह निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। निष्क्रिय अभिगमन, निष्क्रिय अभिगमन के दौरान यानी कि उपकला कोशिकाओं में जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अवशोषित होता है वो होता है सोडियम सह सक्रिय अभिगमन के दौरान। और उपकला कोशिकाओं से जब रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, रक्त कोशिकाओं में जब ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जाता है वो निष्क्रिय अभिगमन द्वारा होता है। और इस निष्क्रिय अभिगमन को फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। यानी फैसिलिटेड डिफ्यूजन के दौरान ये उपकला कोशिकाओं से रक्त कैपिलरीज के अंदर यानी कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाता है। तो ये इस प्रकार से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का अवशोषण होता है। लेकिन फ्रक्टोज का अवशोषण जो होता है वो ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का अवशोषण जो होता है वो निष्क्रिय अभिगमन के दौरान होता है। निष्क्रिय अभिगमन के दौरान जिसे बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। कहा जाता है इसके दौरान उपकला की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उपकला कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं में भी ये निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा चला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का सोडियम सह सक्रिय अभिगमन के दौरान उपकला कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है और उपकला कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं में इसका अवशोषण जो होता है वो निष्क्रिय अभिगमन के दौरान होता है, यानी कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन के दौरान होता है। लेकिन फ्रक्टोज जो मोनोसैकेराइड जो होती है इसका उपकला कोशिकाओं द्वारा ही अवशोषण जो होता है वो निष्क्रिय अभिगमन के दौरान होता है और फिर उपकला कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं में भी इनका अवशोषण जो होता है वो भी निष्क्रिय अभिगमन के दौरान होता है। इस प्रकार से छोटी आंत के अंदर मोनोसैकेराइड का अवशोषण कर लिया जाता है। 2 नंबर एमिनो अम्ल का सक्रिय अभिगमन द्वारा अवशोषण कैसे होता है वो अपन देखते हैं। यानी कि एमिनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन के पाचन से अंतिम उत्पाद बनता है, वो एमिनो अम्ल होता है। और इस एमिनो अम्ल का सक्रिय अभिगमन विधि द्वारा किस प्रकार से अवशोषण होता है इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको ये एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल जो होते हैं वो इन सूक्ष्माणुओं के संपर्क में आता है तो यहाँ उपकला कोशिकाएं होती हैं, इन्हें सक्रिय अभिगमन के दौरान अवशोषित कर लेती हैं और यहाँ से उपकला कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं में ये जो होता है वो निष्क्रिय अभिगमन के दौरान होता है, निष्क्रिय अभिगमन के दौरान होता है। यानी कि एमिनो अम्ल जो होते हैं वो एमिनो अम्ल उपकला कोशिकाओं के दौरान
सक्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और उपकला कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं में इनका अवशोषण जो होता है वो निष्क्रिय अभिगमन द्वारा होता है। इस प्रकार से सक्रिय अभिगमन के दौरान मोनोसैकेराइड और एमिनो अम्ल का अवशोषण होता है।